कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। पूरे खुराना मेंशन में सन्नाटा फैला हुआ था। बस कहीं कहीं हल्की पीली रोशनी जल रही थी और बाहर हवा की धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी। आर्यवीर धीरे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। विक्रम जी के साथ हुई बात के बाद उसके चेहरे पर अजीब सा सख्त गुस्सा उतर आया था। जबड़े इतने कस चुके थे कि चेहरे की नसें तक उभर रही थी। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर हल्की सफ़ेद रोशनी जल रही थी। बिस्तर पर अवनी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके खुले बाल तकिए पर फैले हुए थे और चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। आर्यवीर कुछ पल वहीं दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा। उसके अंदर जैसे दो अलग अलग इंसान लड़ रहे थे। एक तरफ वही गुस्सा, वही जिद, वही टूटना, और दूसरी तरफ उस लड़की को खो देने का डर जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास जाकर बिस्तर के किनारे बैठ गया। कुछ सेकंड तक बस चुपचाप उसे देखता रहा। नींद में भी अवनी के माथे पर हल्की सिकन थी, जैसे सोते हुए भी वो चैन से नहीं थी। आर्यवीर ने अनजाने में हाथ बढ़ाकर उसके माथे के पास आई बालों की लट हटाई। उसकी उंगलियां जैसे ही अवनी की त्वचा से छुई, उसके अंदर का सारा शोर एक पल को शांत हो गया। उसने धीरे से झुककर उसके माथे को चूम लिया। वो चुंबन बेहद हल्का था, लेकिन उसमें ऐसा अपनापन था जो शायद वो खुद कभी किसी से कह नहीं पाया था। अगले ही पल उसने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर अचानक उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। कमरे के बाहर बने बड़े से लाउंज में हल्की नीली रोशनी जल रही थी। वहां रखे बार काउंटर के पास जाकर वो कुछ देर खड़ा रहा। आर्यवीर बहुत ज़्यादा शराब पीने वालों में से नहीं था। कभी कभी दोस्तों की पार्टी में या फिर जब दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा खराब हो जाए तभी हाथ लगाता था इन चीज़ों को। आज भी शायद वही रात थी। उसने धीरे से एक ग्लास निकाला, उसमें ड्रिंक डाली और बिना बर्फ के एक ही घूंट में आधा खाली कर दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों में दबा हुआ तूफान साफ दिख रहा था। वो सोफे पर बैठ गया और सामने अंधेरे में देखने लगा। लेकिन अगले ही पल विक्रम जी की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। डिवोर्स पेपर, ये रिश्ता ख़त्म कर दो। उसकी उंगलियां गिलास पर कसती चली गई। अचानक उसके अंदर जैसे बरसों का दबा गुस्सा बाहर आने लगा। उसने दूसरा घूंट लिया और आंखें बंद कर ली। बचपन की कितनी ही बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। वही ठंडा व्यवहार, वही दूरी, वही एहसास कि जैसे वो इस घर में होते हुए भी कभी इस घर का हिस्सा नहीं था। उसकी सांसें भारी होने लगी। अगले ही पल उसने गिलास जोर से टेबल पर पटका। आवाज़ पूरे लाउंज में घुस गई। उसकी आंखें अब गुस्से से पूरी लाल हो चुकी थी। विक्रमादित्य सिंह खुराना, उसने दांत भींचते हुए कहा। आप समझते क्या हैं खुद को? उसकी आवाज़ में बरसों की घुटन थी, तड़प था। क्या मैं कोई खिलौना हूँ? वो उठ खड़ा हुआ। जब आपकी मर्जी होगी तब आप मुझे अपने पास बुला लेंगे। जब आपकी मर्जी होगी तब मुझे दूर कर देंगे। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन वो हंसी बेहद कड़वी थी। आपकी मर्जी हुई, आपने मुझे पैदा कर दिया। आपकी मर्जी हुई, आपने मुझे प्यार नहीं दिया, और अब आपकी मर्जी से मेरी ज़िंदगी भी तय करेंगे। उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से कस गई। मैं अब वो बचपन वाला आर्यवीर नहीं हूँ जिसे आप अपनी मर्जी से मोड़ लें। अगले ही पल उसकी आंखों में खतरनाक जिद उधर आई। मेरी अवनी को, उसने हर शब्द पर जोर दिया, मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता। और अचानक उसने हाथ में पकड़ा कांच का गिलास पूरी तरह से फर्श पर दे मारा। कांच टूटकर चारों तरफ बिखर गया। आवाज़ इतनी तेज थी कि बाहर खड़े नौकर तक सहम गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर आने की। आर्यवीर कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा भारी सांसें लेता रहा। फिर उसने आंखें बंद की और अपने चेहरे पर हाथ फेर लिया, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर बाद वो वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में वही सन्नाटा था। अवनी अब भी उसी तरह गहरी नींद में सोई हुई थी। आर्यवीर धीरे से उसके पास आकर बैठ गया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। उसने बहुत धीरे से हाथ बढ़ाकर अवनी के गाल को छुआ।
उसकी उंगलियां उसके चेहरे पर फिसल गई। तुम्हें? उसकी भारी आवाज़ फुसफुसाहट में बदली। मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, तुम खुद भी नहीं। नींद में अवनी हल्का सा करवट बदल गई। आर्यवीर कुछ देर उसे देखता रहा और फिर उठकर सोफे की तरफ चला गया। उसने खुद को वहीं लिटा लिया क्योंकि पूरा बिस्तर अवनी ने घेर रखा था। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वो बार बार करवट बदलता रहा, कभी छत को देखता, कभी आंखें बंद करता, लेकिन दिमाग शांत ही नहीं हो रहा था। हर बार बस एक ही चेहरा सामने आ जाता, अवनी का। कुछ देर बाद वो झुठलाकर उठ गया। उसने बिस्तर की तरफ देखा जहां अवनी गहरी नींद में थी, फिर धीरे धीरे उठकर वापस उसके पास चला आया। उसने बीच में एक तकिया रखा, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि दूरी ज़रूरी है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो तकिया भी उसे बेकार लगने लगा। उसने लंबी सांस ली और फिर धीरे से उस तकिए को एक तरफ कर दिया। फिर बहुत सावधानी से अवनी के बगल में लेट गया। कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। नींद में उसका चेहरा बेहद शांत लग रहा था। आर्यवीर धीरे धीरे उसके करीब आया, फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अवनी नींद में हल्का सा उसकी तरफ सिमट गई, जैसे उसे एहसास ही ना हो कि वो किसकी बाहों में है। आर्यवीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस पल पहली बार पूरी रात में उसके चेहरे पर सुकून उतरा। उसने आंखें बंद कर ली। अवनी की हल्की सांसें उसके सीने से टकरा रही थीं और जाने क्यों वही एहसास उसके अंदर के सारे तूफानों को शांत कर रहा था। बरसों बाद शायद उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ था जहाँ ना गुस्सा था ना जिद, बस एक अजीब सी शांति। और फिर उसे पता ही नहीं चला कि कब अवनी को अपनी बाहों में लिए लिए उसकी आंख लग गई। सुबह की हल्की सुनहरी धूप पर्दों के किनारे से छनकर कमरे में फैल रही थी। बाहर कहीं दूर पक्षियों की धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी। पूरे कमरे में एक अजीब सी शांति थी, वही शांति जो शायद रात के तूफान के बाद पहली बार आई थी। आर्यवीर की आंखें धीरे धीरे खुली। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो इस तरह सुकून से कब सो गया, लेकिन अगले ही पल उसे अपने सीने पर हल्का सा भार महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और उसकी सांसें जैसे एक पल को थम गई। अवनी उसकी बाहों में थी। उसके खुले बाल आधा उसके सीने पर फैले हुए थे और आधे तकिए पर। चेहरा नींद में बिल्कुल शांत था, जैसे दुनिया की किसी चीज़ से उसे फर्क ही ना पड़ता हो। उसकी हल्की हल्की सांसें आर्यवीर की गर्दन से टकरा रही थी। आर्यवीर कुछ पल बस उसे देखता रह गया, फिर जाने कब उसके होठों पर बेहद हल्की मुस्कान आ गई। इतनी सच्ची मुस्कान शायद उसके चेहरे पर बहुत कम आती थी। उसने बहुत धीरे से हाथ उठाया और अवनी के गालों पर बिखरे बालों की लट हटाई। उसकी उंगलियां बेहद नरमी से उसके चेहरे को छू गई, जैसे डर हो कि कहीं उसकी नींद ना टूट जाए। झांसी की रानी, वो मन ही मन हल्का सा मुस्कुराया। नींद में अवनी थोड़ी और उसके करीब सिमट गई। उसके माथे की हल्की सिकन अब गायब थी। शायद पहली बार वो चैन से सोई थी। आर्यवीर की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गई। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार उसे इतने करीब से महसूस कर रहा हो। उसकी आंखों में अब ना गुस्सा था ना जिद, बस एक अजीब सा अपनापन था। धीरे धीरे वो थोड़ा उसकी तरफ झुकने लगा। उसकी नज़रें अवनी के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। कुछ पल को जैसे वो सब भूल गया, दुनिया, लड़ाइयाँ, गुस्सा, सब कुछ। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर इसकी नींद खुल गई ना तो ये सच में मुझे जान से मार डालेगी। उसने तुरंत खुद को पीछे खींच लिया और बाद में पूरा मेंशन सुनेगा कि आर्यवीर सिंह खुराना सुबह सुबह पिट गया अपनी बीवी से। उसने मन ही मन बुदबुदा कर कहा और खुद ही हल्का सा हंस पड़ा। बहुत सावधानी से उसने अवनी का सिर अपने कंधे से हटाकर तकिए पर टिकाया ताकि उसकी नींद ना टूटे। फिर धीरे से बिस्तर से नीचे उतरा, लेकिन जाने से पहले वो एक बार फिर से मुड़ा। कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा। सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। आर्यवीर के चेहरे पर फिर वही हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीमे से सिर हिलाया, जैसे खुद से हार मान रहा हो। पागल लड़की, उसने बहुत धीरे से फुसफुसा कर कहा। फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया और सीधे जिम की तरफ बढ़ गया।
लेकिन आज उसके कदमों में रात जैसी बेचैनी नहीं थी। काफ़ी समय बाद शायद उसके अंदर का शोर थोड़ा शांत हुआ था। अवनी की नींद धीरे धीरे खुली। उसने आंखें बंद किए हुए ही हल्की सी अंगड़ाई ली और करवट बदलते हुए उठने लगी। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि खुराना मेंशन के उसी बड़े कमरे में है। रात की कुछ धुंधली बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। अपने घर जाना, अपना सामान लाना और फिर अग्निवीर के साथ बहस, उसके बाद गाड़ी में ही नींद लगना। उसके बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने देखा। कमरे के दूसरी तरफ आर्यवीर जिम से बाहर आया था। उसके बाल हल्के भीगे हुए थे और चेहरे पर पसीने की हल्की चमक थी। उसने नीचे सिर्फ ग्रे लोअर पहना हुआ था जबकि ऊपर की बॉडी पूरी खुली थी। चौड़े कंधे, मजबूत बाजू और मेहनत से बनी हुई बॉडी पर सुबह की धूप पड़ रही थी। उसके हाथ में टॉवेल था जिससे वो अपने गले और बालों का पसीना पोंछ रहा था। अवनी की नज़र अनजाने में कुछ पल के लिए उसी पर टिक गई। वो खुद चाह कर भी तुरंत नज़रें नहीं हटा पाई। उसके चेहरे पर वही अकड़ और कॉन्फिडेंस था जो हमेशा रहता था, लेकिन उस वक्त उसमें एक अलग ही आकर्षण था। तभी आर्यवीर ने टॉवेल कंधे पर डालते हुए शीशे में उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर तुरंत शरारती मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। क्या बात है? उसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। इतनी देर से देख रही हो? अवनी जैसे अचानक होश में आई, लेकिन तब तक वो उसके काफ़ी करीब आ चुका था। आर्यवीर हल्का सा झुककर बोला, वैसे हैंडसम तो हूँ मैं इतना कि तुम्हारी नज़रें मुझ पर टिक ही जाए। फिर उसने अपने बाल पीछे करते हुए मुस्कुराकर कहा, और एक बात बताऊं, आर्यवीर खुराना की बीबी हो तुम। इतना हक तो बनता है तुम्हारा कि इस बॉडी को देख सकती हो। उसने अपनी एक आंख ब्लिंक करते हुए धीरे से जोड़ा, बस छू नहीं सकती। अवनी ने तुरंत गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हें खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा घमंड नहीं है, और सच बताऊँ ना तो तुम गलतफहमी की दुकान हो। वो दांत भींचते हुए बोली। आर्यवीर हंस पड़ा। घमंड नहीं बीबी, कॉन्फिडेंस कहते हैं इसे। फिर उसने नकली गंभीरता से कहा, वैसे नज़र लगाने का इरादा है क्या? इतना हैंडसम हूँ यार, नज़र मत लगा देना। और मुझे तो किसी बाबा का भी पता नहीं है। मैं किसी से झाड़ फूक कैसे करवाऊँगा, और पता चले मेरा तो राम नाम ही सत्य हो जाए, फिर मेरा काम कौन संभालेगा? अवनी ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। ड्रामा बंद करो अपना। आर्यवीर ने आसानी से तकिया पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए एक तरफ रख दिया। तभी अचानक अवनी के दिमाग में रात की बात आई। उसकी आंखें हल्की फैल गई। वो तुरंत बिस्तर से उठी और उसके करीब आकर बोली, 1 मिनट, मैं तो गाड़ी में ही सो गई थी। फिर उसकी आंखें सिकुड़ गई। मुझे गाड़ी से बाहर कौन लाया और मैं यहाँ कैसे आई? आर्यवीर के चेहरे पर तुरंत वही डेविल स्माइल आ गई जिसे देखकर अवनी का गुस्सा और बढ़ जाता था। उसने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। मैं लाया था, उसने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहा, अपनी गोद में उठाकर। अवनी की आंखें हैरानी से फैल गई। व्हाट? आर्यवीर ने मज़े लेते हुए आगे कहा, फिर तुम्हें यहाँ लाकर बिस्तर पर सुलाया। वो थोड़ा और करीब आया, और उसके बाद तुमने मुझे इतना टाइट पकड़ लिया था कि तुम मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। अवनी उसे घूरकर देखने लगी। झूठ बोल रहे हो तुम? सच, आर्यवीर ने मुस्कुराकर कहा। इतनी मासूम भी मत बनो तुम। नींद तो एक बहाना था। तुम्हें तो मेरी करीबी बस चाहिए थी। नींद के बहाने तुम पूरी तरह मेरे करीब सिमट गई थी। अवनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे गोद में उठाकर लाने की और मुझे टच करने की? आर्यवीर ने धीरे से उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अवनी एक पल को उसका बैलेंस बिगड़ने से लगभग उसके सीने से टकरा गई। आर्यवीर बेहद धीमी आवाज़ में बोला, अरे बीबी, तुम टच करने की बात करती हो? अभी पूरी बात तो सुनो। उसकी आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी। पहले मैं तुम्हें गोद में उठाकर अंदर लाया। उसने धीरे से उसकी कमर पर उंगलियां घुमाई। फिर तुमने मुझे अपने करीब खींच लिया। अवनी ने तुरंत उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो और मुस्कुरा दिया। फिर मैंने तुम्हारी कमर को ऐसे छुआ। उसके कमर पर अपना हाथ चलाते हुए बोला। उसकी आवाज़ जानबूझकर धीमी थी। फिर उसने उसके गालों पर उंगलियां चलाते हुए कहा,
फिर मैंने तुम्हारे गालों को ऐसे टच किया। अवनी का दिल गुस्से और झुंझलाहट से तेजी से धड़कने लगा। बस करो, वो झल्लाकर बोली। लेकिन रणवीर नहीं रुका। वो थोड़ा और झुककर बोला, और फिर तुम मेरे बहुत करीब आने लगी। तुम्हारे लब मेरे लबों के करीब आने ही वाले थे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अवनी तुरंत पीछे हट गई। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आर्यवीर ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए बोला, इरादे तो तुम्हारे बहुत थे बीबी। उसने टॉवेल उठाया और बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, लेकिन आर्यवीर सिंह खुराना तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाए, इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी। अवनी उसे जाते हुए घूरती रह गई। उसके अंदर गुस्सा भी था और अजीब सी बेचैनी भी। ये आदमी हर बार उसे इतना परेशान क्यों करता है, वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उधर आर्यवीर बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचकर एक पल को रुका, पीछे मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, वैसे सुबह सुबह मुझे ऐसे घूरना बंद करो, कहीं सच में तुम्हें मुझसे प्यार व्यार ना हो जाए। अगले ही पल दरवाज़ा बंद हो गया और अवनी ने झुंझला कर पास रखा कुशन उसकी तरफ दे मारा, जो सीधे बंद दरवाजे पर टकरा कर नीचे गिर पड़ा। प्यार और तुमसे माई फुट। आर्यवीर बाथरूम के अंदर गया और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, अगले ही पल उसकी खुलकर हंसी निकल गई। वो दीवार पर हाथ टिकाकर सिर झुकाए हंस रहा था। अभी भी उसकी आंखों में सामने अवनी का गुस्से से लाल हुआ चेहरा घूम रहा था। मेरी झांसी की रानी, वो हंसते हुए बुदबुदाया। हाय मेरी जान, चिल्लाते हुए गुस्से में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो तुम। सो क्यूट यार, आई लव दिस एटीट्यूड। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने शावर ऑन किया और ठंडे पानी की तेज धार के नीचे जाकर खड़ा हो गया। पानी की बूंदें उसके चेहरे और चौड़े कंधों से होती हुई नीचे गिर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही मुस्कुराहट थी। बाहर अवनी गुस्से से दरवाज़ा पीट रही थी। दरवाज़ा खोलो, उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। मुझे तुमसे बात करनी है। अंदर खड़ा आर्यवीर आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अवनी फिर बोली, तुम मेरे साथ अपनी मनमानी नहीं कर सकते, सच बता रही हूँ। अगर मैं अपने पर आ गई ना तो बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब। आर्यवीर ने हल्का सा पीछे सिर टिकाया और शावर के नीचे खड़े खड़े उसकी बातें सुनता रहा। उसे अवनी का यूं भड़कना अजीब तरह से अच्छा लगता था। उसकी आंखों में वही चमक आ जाती थी जो किसी शिकारी को अपने पसंदीदा चीज़ देखकर आती है। बाहर कुछ देर दरवाज़ा पीटने के बाद अवनी झुंझला कर वापस बेड पर आकर बैठ गई। उसने तकिया खींचकर अपने पास रखा और माथे पर हाथ रख लिया। हे भगवान, वो बुदबुदाई। क्या क्या बोल रहा था वो? क्या सच में मैंने ऐसा कुछ किया होगा? अगले ही पल उसने खुद ही सिर झटक दिया। बिल्कुल नहीं, इसका दिमाग ही खराब है। हर वक्त बेकार की बातें ही घूमती रहती है इसके दिमाग में। मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी बोलता है ये। वो अपने ही ख्यालों में उलझी हुई थी। उसके दिमाग में रात की धुंधली सी बातें घूम रही थी। उसे बस इतना याद था कि वो गाड़ी में बैठी थी। फिर जब आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। लेकिन सच में क्या आर्यवीर उसे उठाकर कमरे तक लाया था? और अगर लाया था तो क्या उसने सच में उसे पकड़ लिया था? नहीं, उसने तुरंत खुद से कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसी समय बाथरूम का दरवाज़ा खुला। अवनी ने जैसे ही नज़र उठाई, अगले ही पल फिर से उसकी सांस अटक गई। आर्यवीर सिर्फ कमर पर सफ़ेद टॉवेल लपेटे बाहर निकला था। उसके बाल गीले थे और पानी की बूंदें उसके चौड़े सीने से होती हुई नीचे गिर रही थी। वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलता हुआ अलमारी के पास आया, जैसे कमरे में कोई और मौजूद ही ना हो। तुम्हारे पास 15 मिनट है बीबी? उसने कपड़े निकालते हुए कहा। अगर कॉलेज जाना चाहती हो तो 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाओ, नहीं तो फिर बैठे बैठे मुझे घूरती रहना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं पूरा दिन ऐसे ही घूम सकता हूँ जाना। एक नंबर की बेशरम इंसान हो तुम। अवनी तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने झुठला कर कहा। किसी लड़की के सामने ऐसे घूम रहे हो? आर्यवीर ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और फिर भौहें चढ़ाकर सोचने का नाटक किया। बात तो सही है, वो बोला। ये सिर्फ मेरा कमरा नहीं है, तुम्हारा भी है। लेकिन अब मैं आ तो गया हूँ ऐसे ही कमरे में, इसे बदल तो नहीं सकता। तो फिर अगले ही पल उसके होठों पर वही शरारती मुस्कान आ गई।
तो अब से तुम भी ऐसे ही टॉवेल में बाहर आ जाया करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर हमारा कमरा है, जो मैं करूँगा वो तुम भी कर सकती हो, है ना जाना? यू आर इम्पॉसिबल। उन्हीं गुस्से में अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जाते जाते भी उसने उसे घूर कर देखा। आर्यवीर मुस्कुराते हुए शर्ट पहनने लगा। उसे अवनी का हर बार ऐसे गुस्से में लाल हो जाना अब सच में पसंद आने लगा था। कुछ ही मिनटों बाद वो तैयार होकर नीचे चला गया। इधर अवनी जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आई तो कमरे में उसे आर्यवीर नजर आया। उसने चैन की सांस ली। अच्छा हुआ चला गया, वो धीरे से बुदबुदाई। साइको इंसान। उसने बाल ठीक किए और फिर जल्दी से नीचे उतर गई। नीचे आते ही उसने देखा कि आर्यवीर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसका चेहरा फिर वही बिजनेस वाला सख्त और प्रोफेशनल हो गया था। हाँ, मीटिंग पोस्टपोन मत करना, वो ठंडी आवाज़ में बोल रहा था। मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अवनी उसे देखते हुए मन ही मन बोली, अगर मैं 5 मिनट और लेट हो जाती ना तो ये सच में मुझे छोड़कर चला जाता। फिर उसने खुद को शांत किया। चलो जैसे भी है, कॉलेज तो पहुंच जाऊंगी। वो सीधा किचन की तरफ चली गई। मॉम, उसने अंदर झांकते हुए कहा। नाश्ता बन रहा है? नैना जी मुस्कुराई। सब बन गया है बेटा, मैं तो बस देख रही हूँ कि सब सही बन रहा है या नहीं। फिर प्यार से बोली, सबकी पसंद का नाश्ता है आज, तुम चलो डाइनिंग टेबल पर, मैं अभी आती हूँ। अवनी हल्का सा मुस्कुरा दी। नैना जी के साथ उसे अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा था। कुछ भी खुलकर वो उनके सामने बोल दे रही थी। कुछ देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। आज विक्रम जी भी चुपचाप वहीं मौजूद थे। माहौल में हल्का तनाव था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। आर्यवीर बिल्कुल शांत बैठा कॉफ़ी पी रहा था। बीच बीच में उसकी नज़र अवनी पर चली जाती और फिर वापस प्लेट पर आ जाती। अवनी ने जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देखा। नाश्ता खत्म होने के बाद सब अपने अपने काम के लिए उठने लगे। अवनी सबसे पहले नैना जी के पैर छूने लगी। उन्होंने तुरंत उसके सिर पर हाथ रख दिया। खुश रहो बेटा, उन्होंने प्यार से कहा। फिर अवनी विक्रम जी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैर छूने झुकी, उन्होंने हल्के से अपने पैर खींच लिए। अवनी कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गई। उसके चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। पूरे डाइनिंग एरिया में अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी पीछे खड़े आर्यवीर की आंखें ठंडी हो गई। उसने धीरे से कॉफ़ी कप टेबल पर रखा और विक्रम जी की तरफ देखते हुए बोला, कुछ लोगों को ज़्यादा इज्जत हजम नहीं होती है, इसलिए उन्हें ये सब देना भी नहीं चाहिए। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। विक्रम जी ने उसे घूर कर देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। अवनी तुरंत माहौल खराब होने से पहले दादाजी की तरफ बढ़ गई। दिग्विजय सिंह मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठे थे। अवनी उनके पैर छूने लगी तो उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। खूब तरक्की करो बेटा, उन्होंने स्नेह से कहा। हमेशा खुश रहो। फिर उन्होंने आर्यवीर की तरफ देखा। आर्य, आज मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आर्यवीर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर हल्के से सिर हिलाया। दादाजी, शाम को आराम से बात करेंगे, वो बोला। अभी एक ज़रूरी मीटिंग है और इसे कॉलेज भी छोड़ना है। दादाजी मुस्कुरा दिए। ठीक है बरखुरदार। आर्यवीर ने कार की चाबी उठाई और बाहर की तरफ बढ़ गया। अवनी भी उसके पीछे पीछे चल दी। बाहर सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उन दोनों के बीच का टसन अब भी उतना ही गर्म था। कार के पास पहुंचकर आर्यवीर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अवनी दूसरी तरफ जाकर बैठी और सीट बेल्ट लगाने लगी। तभी आर्यवीर ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, वैसे आज अच्छी लग रही हो तुम। अवनी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। मतलब क्या है तुम्हारा? हमेशा अच्छी नहीं लगती। ज़्यादा मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है और इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो तुम मेरे लिए कि मैं तुम्हें मतलब समझाता फिरूँगा। सच में एटीट्यूड की दुकान हो तुम। तुम्हारे ऑफिस वाले तो तुमसे तंग आ गए होंगे। सोच रहे होंगे कि 2-4 सालों के लिए तुम कहीं चले जाते तो वो शांति से रहते। अग्निवीर व्यंग्यात्मक मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोला, चाहते तो बहुत लोग हैं कि मैं कहीं चला जाऊं ताकि वो लोग शांति से रह सकें, लेकिन सबका चाहना हो तो नहीं सकता है ना बीबी। इसलिए तुम भी ऐसा कुछ मत सोचा करो जो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दे, और ना हो पाए तो अपने इस छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत दो जाना। सच में तुम पागल हो गए हो क्या? ये मुझे हर बार अलग अलग नाम से बुलाना बंद करो ना। मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, जाना हूँ ना, डार्लिंग हूँ ना, स्वीट हार्ट हूँ। समझ में आया तुम्हें?
बिल्कुल, तुम बोलो और मैं समझूं नहीं, ऐसा हो सकता है जाना? अवनी चिढ़कर अब दूसरी तरफ देखने लगी थी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। आर्यवीर ने कार स्टार्ट की और अगले ही पल ब्लैक कार तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। सुबह की हल्की धूप शीशों पर पड़ रही थी और अंदर कार के माहौल में वही अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अवनी खिड़की की तरफ चेहरा लिए बाहर गुजरती सड़कों को देख रही थी। उसके खुले बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। आर्यवीर ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर वापस सड़क पर। कुछ सेकंड तक वो उसे चुपचाप देखता रहा। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। इतना हैंडसम पति तुम्हारा गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसने मन ही मन सोचा। और मैडम की नज़रें बाहर है। दिस इज़ नॉट फेयर बीबी, कुछ तो करना पड़ेगा। अगले ही पल उसके दिमाग में शरारत आई। उसने अपना फ़ोन कार के म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट किया और म्यूजिक ऑन कर दिया। कार के अंदर धीमी आवाज़ में गाना गूंज उठा। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। अवनी ने जैसे ही गाना सुना तुरंत उसकी तरफ घूर कर देखा। म्यूज़िक बंद करो, उसने झुठला कर कहा। जब मुझे कॉलेज छोड़ देना, उसके बाद जितना मन करे उतना रोमांटिक गाना सुन लेना। आर्यवीर ने बिल्कुल शांत चेहरा बनाए स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी मेरी, म्यूज़िक मेरा, उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा। और अगर कॉलेज नहीं जाना है तो बता दो, घर वापस छोड़ देता हूँ। अवनी गुस्से से उसे घूरने लगी। तुम जानबूझकर मुझे परेशान करते हो ना? बहुत समझदार हो रही हो धीरे धीरे, आर्यवीर ने मुस्कुरा कर कहा। अवनी ने झल्ला कर दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। ये देखकर आर्यवीर की हंसी छूटते छूटते बची। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने म्यूज़िक बंद किया और कॉल रिसीव कर लिया। हाँ समीर, उसकी आवाज़ तुरंत प्रोफेशनल हो गई। मैं 15 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ, तुम मीटिंग का टाइम फिक्स कर दो। कुछ सेकंड तक वो दूसरी तरफ की बात सुनता रहा, फिर बोला, और जो दुबई वाले क्लाइंट्स हैं उन्हें वेट करवाओ, मैं आते ही बात करता हूँ। कॉल करते ही कार कॉलेज के सामने आकर रुक गई। अवनी ने राहत की सांस ली और तुरंत दरवाज़ा खोलने लगी। लेकिन अगले ही पल आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अवनी चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। इतनी भी क्या जल्दी है जाना? वो बहुत धीमे स्वर में बोला। अवनी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। मुझे पहले ही बहुत लेट हो चुका है आपकी वजह से, अब मुझे जाना है। आर्यवीर कुछ सेकंड तक बस उसके चेहरे को देखता रहा, फिर उसकी आंखें हल्की ठंडी हो गई। मुझे तुम्हें रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जाना, उसने धीमे लेकिन कड़े स्वर में कहा। लेकिन वो अखिल, उसकी आवाज़ अचानक थोड़ी कड़वी हो गई। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अवनी की भौहें सिकुड़ गई। अखिल मेरा दोस्त है, उसने तुरंत जवाब दिया। हम साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे दूर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और आप मेरी ज़िंदगी को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं जिससे चाहूँगी उससे बात करूँगी, जिसके साथ बैठना होगा बैठूँगी। हमारी शादी ज़बरदस्ती हुई है और ये बात आपको बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं इस शादी को नहीं मानती। कुछ पल के लिए कार के अंदर खामोशी छा गई। आर्यवीर उसे बिना पलक झपकाए देखता रहा, फिर अचानक उसके होठों पर वही शैतानी मुस्कान आ गई। ठीक है बीबी, उसने सीट पर पीछे टिकते हुए कहा। कल तक उस अखिल को पता नहीं था कि तुम मेरी बीबी हो, लेकिन अब पता चल चुका है। वो थोड़ा झुककर उसकी तरफ आया। और बहुत जल्द सिर्फ उसे ही नहीं, पूरे मुंबई शहर को पता चल जाएगा कि तुम आर्यवीर सिंह खुराना की बीबी हो। अवनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन आर्यवीर रुका नहीं। उसकी आवाज़ अब बेहद धीमी थी, लेकिन हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। उसके बाद भी अगर कोई तुम्हारे आसपास मंडराया ना, तो उसका क्या हाल होगा ये तुम आराम से सोच लेना बीबी। अवनी की आंखों में गुस्सा भर गया। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, आर्यवीर मुस्कुराया। बस तुम्हें पहले से बता रहा हूँ कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। बाकी मैं किसी को धमकी नहीं देता, करके सीधे दिखाता हूँ बीबी। फिर उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। अवनी तुरंत छुड़ाने लगी, लेकिन उसने कुछ सेकंड तक उसका हाथ पकड़े रखा। बाय स्वीट हार्ट, उसने धीमे स्वर में कहा और उसके हाथ के ऊपर हल्का सा किस कर दिया। अवनी जैसे एक पल के लिए जम गई। अगले ही सेकंड उसने गुस्से में अपना हाथ खींचा और जोर से कार का दरवाज़ा बंद कर दिया। आई हेट यू, वो पलटकर बोली और तेज कदमों से कॉलेज की तरफ चली गई।
आर्यवीर उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने देखा गुस्से में चलते वक्त अवनी हर 2 सेकंड बाद अपने बाल पीछे कर रही थी। झांसी की रानी, वो धीमे से हंस पड़ा। फिर उसने स्टीयरिंग पर हाथ दिखाया और कुछ सेकंड तक उसी दिशा में देखता रहा जहां अवनी गई थी। उसके बाद उसने कार की रफ्तार थोड़ी और तेज की और ऑफिस की तरफ निकल गया। रास्ते भर उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान बनी रही। दूसरी तरफ अवनी गुस्से में कॉलेज के अंदर जा रही थी। उसके कदम तेज थे और दिमाग में सिर्फ वही बातें घूम रही थी। स्वीट हार्ट बेबी, उसने मन ही मन चिढ़कर कहा। कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा है ये आदमी। लेकिन ना जाने क्यों उसके हाथ पर जहां आर्यवीर ने किस किया था वहां अब भी हल्की सी गर्माहट बाकी थी। उसने तुरंत अपना हाथ झटक दिया। साइको इंसान, वो बड़बड़ाई और सीधे अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। कॉलेज के कैंपस में जैसे ही अवनी ने कदम रखा उसके चेहरे पर वही शांत लेकिन हल्का सा चिढ़ा हुआ भाव था। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग अभी भी आर्यवीर की बातों से भरा हुआ था। वो मन ही मन बड़बड़ाई और गुस्से में फ़ोन को बैग के अंदर डाल दिया। सच में साइको है ये आदमी। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज़ आई और अगले ही पल रिया लगभग भागते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अवनी, उसने इतनी जोर से कहा कि पास से गुजरते 2-3 स्टूडेंट तक पलटकर देखने लगे। अवनी ने आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखा। क्या है, कॉलेज में तमाशा मत बना। लेकिन रिया उसकी बात सुन ही कहाँ रही थी। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी। अखिल जो बोल रहा था वो सच है क्या? अवनी ने अनजान बनने की कोशिश की। क्या? यही कि तूने शादी कर ली। रिया लगभग चिल्ला ही पड़ी। और तू आर्यवीर सिंह खुराना की बीवी है? अवनी ने तुरंत उसका मुंह दबाया। धीरे बोल पागल। लेकिन अब तक अखिल भी वहां आ चुका था। उसने आते ही दोनों को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने कहा था ना रिया, तू ओवर रिएक्ट करेगी। ओवर रिएक्ट? रिया ने उसकी तरफ घूर कर देखा। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? आर्यवीर सिंह खुराना मतलब खुराना इंडस्ट्रीज का सीईओ। वही आर्यवीर सिंह खुराना जिसकी हर दूसरे दिन न्यूज़ और बिजनेस मैगजीन में चर्चा होती रहती है। अवनी चुपचाप उसे देखती रही। रिया पूरी स्पीड में थी। मतलब वही जिसने इतने सारे अनाथ बच्चों के लिए ट्रस्ट बनवाए हैं, गरीब लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठाया है, कितनी लड़कियों की शादी करवाई है और कितनी लड़कियों को बहन मानकर उनका कन्यादान किया है। अवनी की भवें हल्की सी सिकुड़ गई। क्या? उसके मुंह से अनजाने में निकला। हाँ, रिया ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। तुझे सच में नहीं पता? उसने तेजी से इंटरनेट खोला और एक न्यूज़ आर्टिकल सामने कर दिया। ये देख, पिछले साल की खबर। उसने पूरे गांव की लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठाया था। फिर दूसरा आर्टिकल खोला और ये देख, यहाँ एक लड़की की शादी में खुद खड़ा था। अवनी फ़ोन की स्क्रीन को देखती रह गई। उसके चेहरे पर पहली बार उलझन साफ दिखाई दी। क्या क्या सच में ये सब उसने किया है? उसने मन ही मन सवाल किया। उसे याद आया वो आदमी जो हर समय उसे घूरता रहता है, उसे धमकाता रहता था, गुस्सा करता था। वही आदमी क्या सच में इतना अलग भी हो सकता है? दिखने में तो पूरा खड़ूस लगता है। उसने मन ही मन सोचा। मुझसे तो ढंग से बात तक नहीं करता। अरे तुझे पता है? रिया फिर बोल पड़ी। लड़कियां उसकी कितनी दीवानी है। कॉलेज से लेकर बिजनेस वर्ल्ड तक हर जगह उसका क्रश है। अखिल ने हंसते हुए कहा। रिया थोड़ा सांस भी ले ले। लेकिन वो रुकी नहीं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? उसने आज तक किसी लड़की को गलत तरीके से छुआ तक नहीं। बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए हैं उसके लिए, लेकिन उसने हर रिश्ता मना कर दिया। अवनी ने मन में तुरंत जवाब आया। हाँ, क्योंकि उसे तो मेरा खून पीना था। उसके चेहरे पर हल्की सी नकली मुस्कान आई। तभी किसी और को हाँ कैसे बोलता? क्या? रिया ने उसकी तरफ देखा। कुछ बोली क्या? नहीं। अवनी तुरंत संभल गई। कुछ नहीं, लेकिन उसके दिमाग में अब अजीब सी उथल पुथल चल रही थी। एक तरफ वो आर्यवीर था जो उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर घूमता था, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता था, और दूसरी तरफ ये सारी बातें थी जो वो अभी सुन रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि असली आर्यवीर कौन सा है। तभी रिया अचानक उसकी आंखों में देखते हुए बोली। एक मिनट। उसने शक भरी नज़रों से उसे देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने उसे थप्पड़ मारा था और उसने तुझे किडनैप करके शादी कर ली?
अवनी का दिल एक पल को सच में रुक गया। उसकी आंखें हल्की सी फैल गई। कुछ सेकंड के लिए उसके मन में आया कि वो सब सच बोल दे, कह दे कि ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई, कह दे कि वो खुद इस रिश्ते में फंसी हुई थी। लेकिन अगले ही पल उसे अपने मम्मी पापा का चेहरा याद आ गया। अगर ये बात बाहर आई, अगर मीडिया तक पहुंची, अगर उसके घर वालों को लोगों से कुछ सुनना पड़ा, उनको पता चला, तो वो लोग टूट जाएंगे और ये बात वो कभी नहीं चाहती थी। इसलिए उसने तुरंत खुद को संभाला और हल्का सा सिर हिलाया। नहीं, उसने सामान्य बनने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है। अखिल और रिया दोनों ध्यान से उसकी तरफ देखने लगे। अवनी ने नज़रें नीचे कर ली। वो कहीं उसने मुझे देखा था, मुझे पसंद करने लगे थे, फिर उन्होंने पापा से रिश्ता मांगा और उनके दादू की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसने धीरे धीरे कहा, उनकी आखिरी इच्छा थी कि शादी जल्दी हो जाए, इसलिए सब जल्दी में हुआ। ओ माई गॉड, रिया ने अपने दोनों हाथ गालों पर रख लिए। ये तो पूरा फिल्मी निकला। अवनी मन ही मन बोली। फिल्मी नहीं, सिर दर्द निकला है। लेकिन बाहर से उसने बस हल्की मुस्कान दी। और शादी बहुत सिंपल तरीके से हुई है, इसलिए किसी को बताया नहीं। अखिल अब भी उसे ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसने धीरे से कहा, कल जिस तरह से वो तुम्हें ऑटो से खींचकर अपनी गाड़ी में बैठा रहा था, उससे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि सब इतना नॉर्मल है। अवनी एक पल को सच में हड़बड़ा गई। उसे लगा कहीं अखिल कुछ समझ ना जाए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उन्हें पसंद नहीं था मैं किसी और के साथ ऑटो में जाऊं, उसने धीरे से कहा। उन्होंने पहले ही बोला था कि वो गाड़ी भेज देंगे, लेकिन मैं जल्दी में निकल गई क्योंकि मैं अभी किसी को शादी के बारे में बताना नहीं चाहती थी। अखिल कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर हल्का सा सिर हिला दिया। शायद उसे उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी, लेकिन उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। तभी अचानक अवनी का फ़ोन बज उठा। तीनों की नज़रें एक साथ फ़ोन की स्क्रीन पर गई। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में चमक रहा था, माई लवली हस्बैंड। एक सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर अगले ही पल रिया जोर से चीख उठी। ओहो, उसने अवनी के हाथ से फ़ोन लगभग छीन लिया था। माई लवली हस्बैंड, वो उसे छेड़ते हुए बोली। वाह मैडम, बाहर इतनी सीधी बन रही थी और अंदर ये सब चल रहा था। अवनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फ़ोन दे मुझे। लेकिन रिया अब भी हंस रही थी। नहीं, पहले स्पीकर पर बात कर। रिया, क्या रिया? उसने आंखें नचाई। इतना बड़ा बिजनेसमैन पति बना है, थोड़ा तो हक बनता है हमारा। अखिल भी अब हंसी रोक नहीं पा रहा था। अवनी ने झटके से फ़ोन वापस लिया और गुस्से से कॉल रिसीव कर लिया। क्या है? उसने दांत खींचते हुए कहा। क्या है? अभी क्या ड्रामा बचा रह गया था जो तुमने मुझे फ़ोन किया? सामने से जो कहा गया उसे सुनकर उसका दिमाग ही घूम गया। उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।